लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है हिला देने वाली। वक्फ पर लड़ाई बाकी है। एक तरफ वक्फ पर लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ आज जो तस्वीर आई सऊदी दुबई के क्राउन प्रिंस, जी हां, दुबई के क्राउन प्रिंस भारत में थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। चेतन घोड़ा महाराणा प्रताप के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये घोड़ा है और महाराणा प्रताप हर लड़ाई में इसी चेतन घोड़े से महाराणा प्रताप तो मैं बहुत ही संकट की स्थिति में खुद भी बहुत इस घोड़े ने अपनी ताकत को चतुराई दिखाकर महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि से सफलतापूर्वक बाहर निकालते को उनकी जान हर मोहल्ले में हर घरों के बाहर रखते हैं, उसमें दाने डालते हैं ताकि कोई भी पंछी आए तो यहाँ पर आ सकते हैं। और शाम को तो पूरा भर जाता है। ये हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, पूरे हिंदुस्तान में है ये। हमारे दादा जब भारत आए थे उस वक्त का है और 1974 का है। मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत मूल्यवान तोहफा है। क्राउन प्रिंस को आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ। इनका नाम है शेख हमदान बिन। क्राउन प्रिंस भारत आए और कई बड़े समझौते हुए। गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया और प्रधानमंत्री ने उन्हें सी ऑफ किया है। और इस बीच देखिए जरा, कल मैंने आपको दिखाया था भारत में वक्फ पर बवाल हो रहा है। कल बीजेपी के मुस्लिम नेता का घर जला दिया गया था सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन किया था। लेकिन आज देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है। बंगाल में गाड़ियां फूंक दी गई हैं। पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। वक्फ बिल के विरोध में यह प्रदर्शन हो रहा था। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वक्फ बिल के विरोध में जो अब कानून का रूप ले चुका है, आज से ही लागू हो गया है। वक्फ बिल कानून के खिलाफ प्रदर्शन था। लोगों ने प्रदर्शन करते करते गाड़ियों को फूंक दिया है, आग लगा दी। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी भी की है। दूसरी तस्वीर दिखाऊं आपको। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। सड़कों पर हजारों लोग उतरे थे, नारेबाजी कर रहे थे। इम्फाल की दिखा रहा हूं जहां प्रदर्शन हो रहा है। हजारों की संख्या में मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतरे हैं वक्फ के खिलाफ। दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में देखिए जहां पत्थर चले, जहां आगजनी हुई है। बंगाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां उपद्रवी पत्थर चला रहे थे पुलिस पर। बीस 21 22 साल के हुआ है, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और पत्थरबाजी कर रहे हैं। कहीं गाड़ियां फूंक दी गई, कहीं पत्थरबाजी शुरू हो गई। कानपुर में, उन्नाव में आपको बताऊं एक कर्नल के साथ मारपीट हुई। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, दूसरी तस्वीर प्ले कीजिए। कर्नल के साथ मारपीट हुई है, ये आप देख रहे हैं। पूर्व कर्नल
जिनके सर पर चोटें आई हैं, सिर्फ इसलिए मारपीट हुई क्योंकि इन्होंने वक्फ कानून का समर्थन किया था। गाड़ी में बैठे हुए थे, ड्राइवर ने सुना कि ये वक्फ कानून का समर्थन कर रहे हैं। उसके बाद ड्राइवर ने अपने लोगों को बुलाया, टैक्सी की थी इन्होंने, और उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई है। केवल वक्फ कानून के समर्थन करने पर इनका सर फोड़ दिया गया। दूसरी तस्वीर देखिए जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं विधायकों में आपस में झड़प हो गई है। दूसरी तस्वीर देखिए, महिलाएं भी सड़कों पर उतरी, प्रदर्शन और नारेबाजी कर रही थी वक्फ कानून के खिलाफ। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह खुद आज जम्मू कश्मीर में थे, सुरक्षा और हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। ये गृह मंत्री का काफिला आप देख रहे हैं, गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में थे। और देखिए मुगलों के वंशज बहादुर शाह जफर के वंशज वक्फ कानून को लेकर मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है प्रिंस तुसी, जो मोदी शाह को वक्फ पर लेकर ललकार रहे हैं। कह रहे हैं उनके साथ लोग जमा हैं, जुड़े हुए हैं और वक्फ कानून की मुखालफत कर रहे हैं, उसके विरोध में खड़े हैं। सुनिए। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आपने तैमूर के खून को लौटाया है, कोई मालिक नहीं बन सकता। वक्फ कानून देश में लागू हो गया, लेकिन बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। संसद के बाद अब सड़क पर वक्फ बिल का विरोध तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। पश्चिम बंगाल सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हो चुकी है और ममता बनर्जी की इंस्पिरेशन से, ममता बनर्जी और उनकी सरकार की इनडायरेक्ट हेल्प से देश में प्रदर्शन और आग के बीच मुगलों के वंशज मोदी और शाह को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, इस बार आपकी जो है लड़ाई तैमूर के साथ में है। आपने तैमूर के खून को लौटाया है। सवाल यह है कि वक्फ कानून पर आखिर कौन भड़का रहा है और चीजों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भांडा प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार फोड़ेगी। अब देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि बीजेपी नेता के घर को जला दिया गया। इस बात का डर था कि आज कुछ इस तरह की नई घटना हो सकती है। आज गाड़ियां फूंक दी गई वक्फ बिल के विरोध करने पर। वक्फ कानून के खिलाफ ये पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने इसके बाद सड़क जाम की। पुलिस ने सड़क जाम से रोकने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई पुलिस के साथ। इसके बाद भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मारपीट भी की है। वक्फ कानून पर बड़े प्रदर्शन की दरअसल तैयारी थी। पुलिस के एक्शन के बाद भीड़ ने बवाल शुरू कर दिया। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की प्रदर्शनकारियों ने। इसके बाद पुलिस पर पथराव भी किया गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, साथ ही पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। कुछ पुलिस जवानों को भी चोटें आई हैं।
झड़प के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस जवान तैनात कर दिए गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। आइए आपको सुनवाता हूं, इस पर सियासत भी खूब हो रही है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कह रहे हैं। ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनकी नाकामी है योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है। मैं उन्हीं मुख्यमंत्री जो 80-90 कह रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि हम 80 में आते हैं कि 20 में आते हैं। और 90-10 में इसलिए बोल रहा हूं कि हर पीड़ित अपमानित पीडीए के साथ है। विपक्षी लोगों की जो सोच और विचारधारा है कि मोनोपोली चलाना चाहते हैं और चीजों का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनका भांडा प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार फोड़ेगी। वक्फ की जो जमीन भी है वो जन विकास के लिए, जन प्रगति के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये सभी लोगों की विचारधारा है, सब समाजों की भी विचारधारा है, मुस्लिम समाज की भी विचारधारा है। पर जो जैसे कहते हैं ना, नाके पर जो चुंगी लगाकर बैठे हुए हैं, जो मुस्लिम समाज में भी उसका सदुपयोग नहीं करने देना चाहते हैं, उनकी मोनोपोली को वक्फ बिल ने समाप्त किया है और पूर्ण स्वतंत्रता के साथ केवल समाज के लिए ही कार्य उस वक्फ पे होगा, पर जनसेवा का कार्य होगा। अब देखिए, इधर एक तरफ घमासान हो रहा है, उस दूसरी तरफ खबर आई कि जो वक्फ बिल पर हस्ताक्षर किए थे राष्ट्रपति ने, उस कानून को लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए, कानून की शक्ल लिया और केंद्र सरकार ने वक्फ कानून को आज से लागू कर दिया है। दूसरी तरफ मोदी और शाह को चुनौती दी जा रही है और चुनौती दे रहे हैं मुगलों के वंशज जो आखिरी मुगल थे बहादुर शाह जफर, उनके वंशज जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में हिंसा, मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। जो मुगल वंशज हैं वो कह रहे हैं कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाएंगे वक्फ के खिलाफ। वक्फ बिल मामले में अब मुगलों की एंट्री हो गई है और मुगल वंशज प्रिंस याकूब हबीबुद्दीन तुसी ने धमकी दी है, मामले को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में ले जाने की धमकी दी है उन्होंने। प्रिंस तुसी ने कहा यह मामला यूएन में भी गूंजेगा और प्रिंस तुसी ने पीएम मोदी और शाह को गीदड़ भपकी दी है। प्रिंस ने बाबर के हिंदुस्तान पर शासन का जिक्र किया है। मोदी और शाह को इतिहास के पन्ने पलट लेने चाहिए। वीडियो संदेश जारी कर मोदी शाह पर हमला बोला है। मोदी शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी, उन्होंने कहा आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है, एक अल्पसंख्यक मंत्री थे उनको भी निकाल दिया गया। इस बार अल्लाह की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की कोशिश है, उस पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं और लेकिन इसमें आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। मुगल वंशज प्रिंस इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा प्रिंस तुसी ने 20 करोड़ मुसलमानों को लेकर धमकी दी। कहा बाबर ने 12,000 की फौज के साथ हिंदुस्तान पर शासन किया और इस बार आपकी लड़ाई तैमूर के साथ है, आपने तैमूर के खून को ललकारा है। हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ हैं। प्रिंस तुसी खुद को मुगल वंशज बताते हैं, बहादुर शाह जफर की छठी पीढ़ी से होने का दावा करते हैं। प्रिंस तुसी ताजमहल को लेकर भी बड़ा दावा कर चुके हैं, ताजमहल पर प्रिंस तुसी अपना असली हक जताते हैं। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा प्रिंस तुसी कैसे मोदी शाह को चुनौती दे रहे हैं वक्फ पर। ये अचानक बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुसलमानों से कब से मोहब्बत होने लगी है? आपकी पार्टी में तो एक भी मुसलमान नहीं है, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर थे उसको भी आपने निकाल दिया और इस बार जो है आप अल्लाह की प्रॉपर्टियों के साथ, अल्लाह की मिल्कियत के साथ आपने जो है उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उसके मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये तैमूर का वादा है, तैमूर की जले जलाल की कसम। आपको इतिहास याद होगा। मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं और अमित शाह आपसे कह रहा हूं, आप जब इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए 1426 हजरत बाबर जो है 12,000 फौज लेकर हिंदुस्तान पर हुकूमत किए, 300 बाबर से लेकर बहादुर शाह जब 300 हुकूमत किए। इस बार आपकी जो है लड़ाई एक तैमूर के साथ में है।
आपने तैमूर के खून को लड़काया है और इस बार इंशाअल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह हमारे साथ है और हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई अगर होगी तो इंटरनेशनल में जाएगी और दुनिया के तमाम मुसलमान, वक्फ का जब मसला आएगा, वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता, यूनाइटेड नेशन में भी गूंजेगी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ, ये मेरा वादा है, तैमूर का वादा है। और आइए मैं आपको बताऊं कि मुगलों के वंशज कह रहे हैं कि वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाएंगे, ये इंटरनेशनल कोर्ट। क्या वक्फ का मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में जा सकता है? क्या वक्फ का मामले को, जो भारत का मामला है, भारत का आंतरिक मामला है, उसे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? देखिए जरा, वक्फ कानून पर क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच तक जाना संभव भी है? आईसीजे का मतलब है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है ये। इसे दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी कहते हैं। आईसीजे 2 तरह के मामलों पर विचार कर सकता है। दोनों देशों के आपसी कानूनी विवाद का मुद्दा हो, संयुक्त राष्ट्र के संगठन या विशेष एजेंसी की सलाह मांगने पर वक्फ कानून का मुद्दा 2 देशों का विवाद जैसा नहीं है। कोई भी सीधे आईसीजे में अपील नहीं कर सकता है, केवल राज्य ही विवादास्पद मामलों में पक्षकार हो सकता है। राज्यों का मतलब यूएन के सदस्य देशों से है। यूएन के 193 सदस्य देश इसमें अपील कर सकते हैं। आईसीजे में मानवाधिकार से संबंधित केस जा सकते हैं, लेकिन वक्फ कानून को इससे जोड़ना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर पाकिस्तान की किरकिरी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान ने इसे उठाने की कोशिश की थी, तब इसे भारत का आंतरिक मामला बताया गया था। इस वजह से वक्फ केस में आईसीजे में सुनवाई भी मुश्किल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना। कानून की मुखालिफत जो है वो कानून के खिलाफ नहीं है। उन्होंने जो कानून पास किया वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, अगेंस्ट, टोटल अगेंस्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ। अब गला घूटा है उन्हें पूरा, और सिर्फ इलेक्शन के खातिर, सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। और इस बिल का सिर्फ मकसद ये है कि जो गवर्नमेंट के पास ज़मीनें हैं वो गवर्नमेंट को दे दी जाए, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाए और वक्फ बोर्ड बिल्कुल जीरो हो जाए, वक्फ बोर्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये पूरी प्लानिंग यही, और ये एक दिन की नहीं प्लानिंग, ये रफ्ता एक आके कब्जा करेंगे और ये सब प्रॉपर्टी जो है गवर्नमेंट के कब्जे में आ जाएंगी। सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, इतने बड़े झूठे हैं, मेरे ख्याल में आज तक हिस्ट्री में इतने बड़े झूठे पैदा नहीं हुए कि वो कह रहे थे आप गरीबों की मदद करेंगे, औरतों की मदद होगी और उनकी तरक्की होगी। जो आप याद रखिए, ये इंटरनेशनल जो चीज़ जो हुकूमत नाकाम हो जाती है वो मजहबी जज्बात भड़काती है। अब देखिए जरा दूसरी तरफ एक तस्वीर और है। मुगलों के वंशज कह रहे हैं वो जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट, भारतीय सियासतदान कह रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चले गए। लगभग 15 से ज्यादा पार्टियां और नेता संगठन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा वक्फ के खिलाफ खटखटा चुके हैं। देश में वक्फ कानून आज से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। संसद के बाद अब वक्फ पर कोर्ट में लड़ाई शुरू हो गई। वक्फ कानून के खिलाफ याचिका पर याचिका लगाई गई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। वक्फ कानून पर 15 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में 15 याचिकाएं दायर हुई हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से याचिका लगी है। आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान और आरजेडी सांसद मनोज झा, जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी कोर्ट पहुंच गए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। समस्त केरल जमीयतुल उलमा और डीएमके ने भी कोर्ट में याचिका लगा दी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और अंजुम कादरी ने याचिका लगाई है। तैयब खान सलमानी, जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने याचिका लगाई है। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की याचिका भी वक्फ कानून के खिलाफ कोर्ट में लग चुकी है। सुनिए सियासतदानों को। तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर ये तो सबका मसला है ना मेरे भाई। ये कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, ये वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम बताओ? नाना प्रकार की राजनीतिक बयानबाजियां करना न सिर्फ गरिमा के प्रतिकूल है न्यायालय की, परंतु इसके साथ साथ
आपने अभी तक की जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी गरिमा के भी प्रतिकूल है। पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। कैसे कैसे षड्यंत्रों से करके वक्फ बोर्ड हो गया, ये न जाने ऐसे कैसे कितनी षड्यंत्र हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वक्फ बोर्ड क्या, जितने पाकिस्तान बन जाए उतना एरिया जो है हड़प कर रखा हुआ है, जब्त करके रखा हुआ है। और अगर इनको कुछ कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो सड़कों पे आ जाएंगे, हम खूनो खून कर देंगे, तुम बताओ क्या करोगे। अब सवाल यह है कौन लोगों को भड़का रहा है, और इस हद तक कोई आग लगाने पर आमादा है, कोई गाड़ियां फूंकने पर। एक तस्वीर आई है, दावा यह है कि ये रिटायर्ड कर्नल है और इनके साथ मारपीट हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वक्फ कानून का समर्थन कर रहे थे। नहीं करो सर, नहीं करो, इस तरह से नहीं करो। ये आर्मी वाले भाई साहब जो हमको मार रहे थे, ये एडीएम सिटी से पुलिस वालों की बात करवा रहे हैं। इतने नशे में है कि चल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से, और इन्होंने हमको मारने की भी कोशिश करी। वीडियो बनाने वाला भी अपनी बात कर रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए रिटायर्ड कर्नल, उनके सर पर चोट आई है, सर पर पट्टी बंधी हुई है। अब आइए आपको बताऊं हुआ क्या, कैसे मारपीट की शुरुआत हुई। अब वक्फ कानून को लेकर लड़ाई का स्तर यह हो गया है कि कर्नल ने सिर्फ वक्फ कानून की तारीफ की थी। कानपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। रिटायर्ड कर्नल ने कानपुर में कैब बुक की। वो कानपुर से दरअसल लखनऊ जा रहे थे। रास्ते में रिटायर्ड कर्नल किसी से फोन पर बात कर रहे थे, वक्फ बिल पर सरकार की तारीफ कर रहे थे, वो साथ ही वक्फ बोर्ड की आलोचना कर रहे थे। कैब ड्राइवर को वक्फ बिल का समर्थन अच्छा नहीं लगा कर्नल साहब का। कैब ड्राइवर वसीम रजा ने व्हाट्सएप ग्रुप पर लाइव लोकेशन भेजी किसी को। वसीम ने अपने 5-6 साथियों को मौके पर बुला लिया। इसके बाद रिटायर्ड कर्नल पर जानलेवा हमला किया, पत्थरों और डंडे से हमला कर लहूलुहान कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गए। रिटायर्ड कर्नल का नाम सूर्य प्रकाश सिंह है। सिर पर कई बार वार करने से वो बेहोश हो गए। हमलावरों ने कागजात और 3,000 रुपए भी उनसे लूटे। रिटायर्ड कर्नल की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस तफ्तीश कर रही है। आइए लोगों का गुस्सा किस तरह सड़कों पर निकल रहा है, कोई तो भड़का रहा है। एक ये तस्वीर आई है जम्मू कश्मीर से, जहां कल भी बिल फाड़ दिया गया था, आज भी तस्वीर देखिए, आज भी वक्फ बिल को फाड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में आज भी वही हालात थे जो कल हालात थे। कल भी इसी तरह हंगामा हो रहा था और आज भी देखिए नारेबाजी हो रही है। अब देखिए आज जम्मू कश्मीर में क्यों हंगामा हो रहा है। अगर आप देखिए, चाहे बंगाल हो या जम्मू कश्मीर हो या फिर नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाका हो, वहां से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वक्फ कानून पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा हुआ। आज हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई की शुरुआत हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। पीडीपी विधायक वहीदुर रहमान पारा वेल में आ गए, वक्फ कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग की और इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक ने उन्हें आरएसएस कह दिया। इसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। सदन में विधायकों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। हाथापाई रोकने के लिए सदन में मार्शल बुलाए गए। बेंच पर चढ़कर विधायकों ने जोरदार नारेबाजी की। वक्फ बिल कानून पर हंगामा हुआ था। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वेल में पहुंचकर नारेबाजी की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वक्फ बिल की कॉपियां फाड़ दी थी कल, और आज भी वही तस्वीर देखने को मिली। सुनिए जम्मू कश्मीर के सियासतदान क्या कह रहे हैं। स्पीकर इज देयर एट द प्लेजर ऑफ एनसी, उन्होंने बनाया है। अगर वो इम्पेडिमेंट है इन पासिंग दिस इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन, लेट देम रिमूव हिम, गेट अ न्यू स्पीकर को लाए ना, उन तक है, उसमें क्या है। इफ दे आर सीरियस उसको चेंज करें। तमिलनाडु ने रेजोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। ये मस्जिदों, ज़ियारतों और कब्रिस्तानों का मसला है, और इस वक्त इस हाउस ने, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के 50 एमएलए हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं। इस रेजोल्यूशन को जो हमने लाया, इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करने दिया, टेबल नहीं करने दिया। जिस तरह की हंगामेबाजी देखने को मिल रही है,
जम्मू कश्मीर विधानसभा में बहुत ही अफसोसनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का कानून है, बाकायदा दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से ये पारित हुआ है। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए। वो इंतज़ार कर सकते हैं। इस एक्ट को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, मामला लंबित है। इसलिए जिस तरह से वहाँ पे हंगामेबाजी हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी फ्रीडम ये है कि हम इससे बात करें। ये जो वक्फ बिल है ये हमें नामंजूर है। ये मुसलमानों को मार्जिनाइज करने का एक वेपन है। इसी झूठ का पुलिंदा हम फोड़ना चाहते हैं असेंबली में। वही हम स्पीकर से बोलते हैं कि हमें ये नामंजूर है, हम इस वक्फ बिल को नहीं मानते, हम इस पर डिस्कशन चाहते हैं। हम चाहते हैं दुनिया के लोग समझे, जम्मू कश्मीर के मुसलमान समझे, पूरे मुल्क के मुसलमान समझे कि ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया। वो जो भी फैसले लेते हैं वो ऐतिहासिक फैसले होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि आज कश्मीर में आम दुकानदार खुश है, आज कश्मीर में स्कूल कॉलेजेस लग रहे हैं, आज कश्मीर की आवाम जो है वो डेवलपमेंट की ओर जा रही है। नो डाउट अबाउट इट कि हम लोग इसको कंडेम कर रहे हैं बिकॉज ये इस मुल्क के माइनॉरिटी के खिलाफ है। इमेजिन दैट मोर देन 300 पार्लियामेंट मेंबर्स हैव अपोज्ड इट। दैट मींस देयर इज अ वर्टिकल डिवीजन इन द कंट्री वेयर हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हैव एक्चुअली रिजेक्टेड दिस बिल। एक तरफ विरोध हो रहा है वक्फ कानून का, लेकिन वक्फ कानून से जुड़ी जो जानकारी मिल रही है, वक्फ के पुराने कानून के दौरान किस तरह से माफियाओं ने जमीनें कब्जाई हैं, ऐसा ही आरोप अतीक और अशरफ पर लगा है। अतीक की हत्या हो गई और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं ये इमामबाड़ा है। दावा ये है कि ये इमामबाड़ा प्रयागराज इलाहाबाद, इस पर कब्जा किया था अतीक अहमद ने। यह संपत्ति थी वक्फ की और उस वक्फ की प्रॉपर्टी पर अतीक ने कब्जा किया हुआ था। देखिए अतीक अपने कब्जे के जरिए इस तरह से कब्जा करके न जाने कितनी जमीनों पर अतीक ने कब्जा किया था, चाहे वो वक्फ की संपत्ति हो। माफिया डॉन अतीक ने वक्फ की संपत्ति को भी नहीं छोड़ा। वक्फ की 71 करोड़ की जमीन पर अतीक के परिवार का कब्जा है। करीब 50 करोड़ की जमीन को बेच देने का भी दावा है। अतीक के साथ अशरफ और गुर्गो ने कब्जा किया था। 200 साल पुराने इमामबाड़े पर अतीक ने कब्जा किया था। वक्फ की जमीनों की मिट्टी तक बेच डाली थी। अतीक के रिश्तेदार ने वक्फ जमीन पर कोठी बनाई, वक्फ की जमीन पर दुकानें भी बनवाई। एक जमीन पर अशरफ की पत्नी रहती थी और इसमें प्रयागराज वक्फ बोर्ड ने भी अतीक की मदद की। प्रयागराज वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली से पैसे की भी उगाही की गई। इस मामले में 2023 में केस दर्ज किया गया था। इसमें अतीक के परिवार के 7 लोगों पर केस दर्ज है। कुछ संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया, बाकी संपत्तियों को लेकर कार्रवाई जारी है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं उन चश्मदीदों को जिन्होंने वो दौर देखा है जब अतीक किस तरह से कब्जे करता था। वक्फ की बड़ी बड़ी संपत्तियों पर अतीक के कब्जे होते थे। सुनिए। देखिए ऐसा है कि इमामबाड़ा गुलाम हैदर यहाँ 200 साल पुराना इमामबाड़ा था। इस पर जो है चेयरमैन माफिया और मुतवल्ली के नेक्सस से एक इमामबाड़े को बुलडोज करके 4 माला कॉमर्शियल इमारत बना दी गई, इलीगल, बगैर नक्शा पास करके। जांच हो चुकी है कि भाई इस इंक्रोचमेंट को हटाओ। वो भी अतीक के रिलेटिव का है। अभी भी छोटी करबला का वो इंक्रोचमेंट बरकरार है। आप जाके देखिए वहां पर बालू और ईंटें और इसका सारा कारोबार चल रहा है। अगर कोई एप्लीकेशन दी जाए नगर महापालिका को कि भाई ये आपके यहाँ ये जायदाद थी, कैसे कट गई, तो वहां से जवाब नहीं आता 3-3, 4-4 रिमाइंडर होने के बावजूद। अब उस टाइम में माफिया से लड़ना, मुतवल्ली से लड़ना, इस नेक्सस को लड़ना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन जान हथेली पर रखने के बाद ये लड़ाई लड़ी गई। इसमें कम से कम 5-6 पीढ़ी बीत गई हम लोगों को। इसमें आए थे मुतवल्ली बन के और राजू जैन भी अपना मिल के, सब बिल्डर से राजू जैन उन्होंने बनाया और जो यहाँ के मुतवल्ली थे उन्होंने बनवाया। ये बस एक बार अतीक आए थे। हाँ। क्या हुआ था फिर? तब तोड़फोड़ हुई थी, क्या हुआ था? तो तोड़ के बनवा रहे थे, हम लोग की बात ही नहीं मानते थे, मानना पड़ा हमको। क्या धमकाते थे? अरे धमकाना क्या था? क्या बोलते थे, जरा याद करिए, बताइए। कहना ऐसा है कि यहाँ पे आप लोग खामोश रहिए, आप लोग को 2-2, 3-3 कमरा दिया जाएगा, दुकान दिया जाएगा और कुछ बोलना मत, बात खत्म। तो आप लोग जैसा ये लोग रह रहे थे, एक बार आए तो ये लोग खाली करके चले गए थे यहाँ पर, और यहाँ बहुत से निर्माणात दुकानें बन गई थी। ये लोगों ने लिया, सारी बातें किया। जो इसका पुराना वैभव था ये आज की तो है नहीं, पुराने देखो तो। और इमामबाड़े का मतलब होता है जहाँ पर जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं में धर्मशाला होता है, ये धर्मशाला था। आज जी ये लोग तो डर गए थे बेचारे, अपना देखो तो पूर्व रूप से घबराए गए थे।
और कॉम्प्लेक्सिटी भी उसको बढ़ाना था। तो आपने सुन लिया वो चश्मदीद जिन्होंने वो दौर देखा वक्फ की संपत्तियों पर कैसे कब्जे हुए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, एसआईटी के सवालों पर फंस गए बर्क। दरअसल संभल में जो हिंसा हुई थी, इस हिंसा में जामा मस्जिद के सदर को पुलिस ने पहले गिरफ्तार किया। बर्क पर भी आरोप लगे। बर्क को आज बुलाया था। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं सांसद संभल के जियाउर रहमान बर्क आज पहुंचे एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए। यहां से उनके साथ बड़ी वकीलों की फौज भी थी। यह तस्वीर आप देख रहे हैं बर्क जिस वक्त थाने पहुंचे एसआईटी के सवालों के जवाब देने के लिए। बताया गया दर्जन भर वकील अपने साथ लेकर बर्क पहुंचे थे कोर्ट थाने। तो बर्क का सवालों से सामना हुआ एसआईटी से। एसआईटी ने बर्क से वो सारे सवाल पूछे जो तफ्तीश में जफर जो कि जामा मस्जिद के सदर से उनसे पता चले। लेकिन देखिए जरा, बर्क वकीलों की लंबी चौड़ी टीम लेकर पहुंचे थे। 24 नवंबर को हिंसा को लेकर जांच तेज हो गई। एसआईटी ने आज संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ की। संभल सांसद सुबह 11 बजे संभल कोतवाली पहुंचे। सांसद 10 वकीलों के लाव लश्कर के साथ पहुंचे थे। कोई कह रहा है 12 वकील थे, कोई कह रहा है 24 वकील थे। बर्क से एसआईटी ने करीब 3 घंटे पूछताछ की। बंद कमरे में 4 लोग संभल सांसद से सवाल कर रहे थे। दावा है कि एसआईटी के कई सवालों का जवाब देने में बर्क अटक गए। एसआईटी ने पूछा, सर्वे शुरू हुआ तो भीड़ लेकर वहां आप क्यों पहुंचे? बर्क ने कहा, सर्वे की जानकारी उन्हें टीवी चैनल से मिली थी, वहां भीड़ पहले से थी। एसआईटी ने कहा, भाषण देकर आपने भीड़ को उकसाया। बर्क ने कहा, कोई भाषण नहीं दिया मैंने केवल मीडिया से बात की है। एसआईटी ने कहा, 23 नवंबर की रात 10:01 पर जफर अली से आपकी बात हुई थी जो जामा मस्जिद के सदर थे। बर्क ने कहा, मुझे याद नहीं है कुछ। एसआईटी ने बर्क को व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट दिखाए जो इन्होंने सदर को किए थे। बर्क बोले, जफर अली ने बताया सुबह सर्वे होने वाला है। मैंने कहा सर्वे को शांतिपूर्ण तरीके से होने दिया जाए। एसआईटी ने कहा, रात 10:01 पर बातचीत में क्या हुआ था? बर्क ने बताया, जफर अली ने मेरी लोकेशन पूछी थी, मैंने जवाब दिया कि मैं बाहर हूं। वहीं जफर अली ने पुलिस को दिए बयान में दावा किया कि सांसद ने भीड़ जुटाने और सर्वे रोकने को कहा था। एसआईटी ने कहा, 24 नवंबर को आप कहां थे? बर्क ने कहा, बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था। पुलिस का दावा है कई अभियुक्तों ने बयान दिया है कि सांसद उस दिन संभल में थे, फोन पर संपर्क में थे। बर्क ने कहा, सांसद हूं, कोई भी कॉल करता है मैं उठाता हूं फोन। एसआईटी ने कहा, जफर अली से आपकी पहचान कैसे हुई? बर्क ने कहा, जफर अली जामा मस्जिद के सदर हैं इसलिए आते हैं। एसआईटी ने पूछा, जफर अली को लोगों को भड़काने को आपने कहा था? बर्क ने कहा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई निर्देश नहीं दिया था, जफर अली ने खुद का वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था। यह सवाल जवाब एसआईटी ने किए बर्क से। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बर्क क्या कह रहे हैं एसआईटी के जवाब देने के बाद जब बाहर निकले थाने से, और एसआईटी हेड क्या कह रहे हैं। मैंने बस कुछ नहीं, जांच की है। उन्होंने जांच का सहयोग मांगा था, मैं उसमें पहुंचा। मैंने पहले ही कहा था मैं विश्वास रखता हूं संविधान में, न्यायपालिका में, इसलिए उसके तहत माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था, मैं पहुंचा और सहयोग किया। मैंने दोबारा आपको बुलाया है? ऐसा कुछ नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद ऐसी नौबत। स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब, लेकिन उसके बावजूद भी इसलिए गया कि कहीं ऐसा कहीं मीडिया वो नहीं करे, भ्रमित नहीं करे, या जो पुलिस प्रशासन को ऐसे नहीं लगे कि मैं जांच से बच रहा हूँ। बयान के लिए बुलाया गया था, तो उसी क्रम में पहले हमने नोटिस दिया था, तो आज उपस्थित हुए और उनके हम लोगों ने आज उनके बयान दर्ज किए। वही सभी चीजें थी जिन जो हमारे अपने इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, उन सभी बिंदुओं पे हमने पूछताछ की और उन्होंने उनका जवाब दिया। सारी चीजें जो जवाब हैं वो हमारे इन रिटन चीजें रहेंगी, सारी वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल भी रही है। तो अभी अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई अन्य चीज भी आती है तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। संभल से एक और खबर आई है। संभल में हिंसा की शुरुआत हुई थी जामा मस्जिद के सर्वे से। जामा मस्जिद से जुड़ी खबर यह है कि जिस मस्जिद का नाम शाही जामा मस्जिद था, ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस मस्जिद का नाम बदलने की तैयारी में है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। एक नया बोर्ड पहुंचा है संभल।
इसका नाम इस बोर्ड में लिखा है जुमा मस्जिद। ये आप देख रहे हैं। अब तक जामा मस्जिद जिसका नाम था, वहां ये बोर्ड लगाने की तैयारी कर रही है एएसआई। अब देखिए एएसआई ऐसा क्यों कर रही है, जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद क्यों करने की तैयारी है। संभल जामा मस्जिद का नाम बदल गया है, जामा मस्जिद की जगह जुमा मस्जिद नाम रखा गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने एक साइन बोर्ड लगाया है वहां, जिसमें मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद लिखा गया है। सत्यव्रत पुलिस चौकी में नए साइन बोर्ड को रखा गया है। नए बोर्ड को हरे रंग की जगह नीले रंग से तैयार किया गया है। बोर्ड पर लिखा है एएसआई संरक्षित स्मारक जुमा मस्जिद। पूरे मामले पर एएसआई के वकील विष्णु शर्मा ने कहा कि मस्जिद के बाहर पहले एएसआई का एक बोर्ड लगा था, कुछ व्यक्तियों ने उस बोर्ड को वहां से हटा दिया, उसकी जगह शाही जामा मस्जिद का बोर्ड लगा दिया गया है। एएसआई के दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद है, उसी आधार पर नए बोर्ड को तैयार किया गया है। मस्जिद परिसर के अंदर पहले से ही इस नाम का बोर्ड लगा हुआ है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एएसआई के वकील विष्णु शर्मा। देखिए, जामा मस्जिद तो जो ये है इमारत, ये एएसआई संरक्षित इमारत है। इस पर पहले भी बाहर की ओर एक बोर्ड लगा हुआ था और वर्तमान में भी एक बोर्ड जब हम मस्जिद में एंटर करते हैं तो राइट हैंड पर ऊपर की ओर लगा हुआ है। जितने भी एएसआई संरक्षित इमारत होते हैं सबके बाहर एएसआई संरक्षित इमारत होने का बोर्ड लगा होता है। ऐसे ये भी बोर्ड एक लगेगा, तो इसमें कोई ऐसा काम नहीं है जो नया काम होगा। तो कब तक लगेगा ये बोर्ड? अब ये तो एएसआई को जब भी सुविधा होगी उनके अधिकारी कर्मचारियों को लगा लेंगे। और आज की एक और बड़ी खबर है, जयपुर से आई है, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। बेकाबू उस्मान ने 9 लोगों को रौंद दिया है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं गाड़ी, आप देख रहे हैं किस तरह गाड़ी पूरी तरह से कुचलते हुए लोगों को रौंदते हुए गुजरी है। देख रहे हैं गाड़ी चालक शराब के नशे में चूर था और गाड़ी की रफ्तार से आपको अंदाजा होगा कितनी तेज चल रही थी गाड़ी। सामने से जो दोपहिया वाहक जा रहे थे उन्हें कुचलते हुए रौंदते हुए गुजरी है। 3 लोगों की जान ले ली है इस हादसे ने। अब देखिए, इसके बाद देखिए जरा घटनास्थल का हाल। लोग जो घायल थे वो सड़क पर पड़े थे, हंगामा मच चुका था, एम्बुलेंस दौड़ रही थी घटनास्थल पर। देखिए, इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, अवधेश पारिक, वीरेंद्र सिंह और ममता कंवर। 3 लोगों की मौत के बाद हंगामा शुरू हुआ इंसाफ के लिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। हादसे के बाद स्थानीय लोग जुट गए जयपुर में, सड़कों पर नारेबाजी शुरू हो गई, विरोध शुरू हो गया। ये उस गाड़ी का हाल देख रहे हैं जिस गाड़ी से टक्कर मारी। और उस हादसे के बाद देखिए ये दूसरी तस्वीर। रात में भी लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद सुबह लोगों की भीड़ जुटने लगी, लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी करने लगे। अब आपको बताऊं इस पूरी घटना के बारे में, इसमें कौन था वो शख्स जो गाड़ी चला रहा था। जयपुर में बेकाबू कार ने एक कहर बरपाया। आंधी की रफ्तार से कार ने 9 लोगों को कुचल दिया, 3 की मौत हो गई, 6 जख्मी। बेकाबू कार ने कई बाइक और गाड़ियों को टक्कर मारी, लेकिन ड्राइवर रुका नहीं, 7 किलोमीटर तक कार को दौड़ाता रहा। आरोपी कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष उस्मान खान है।
करीब 1 घंटे तक उस्मान की कार मौत बनकर दौड़ी। पूरे जयपुर शहर में बेकाबू कार से हड़कंप मच गया। हादसे वाली जगह हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। हादसे के बाद लोग कार को पकड़ने के लिए पीछे भागे, लेकिन पुलिस और लोगों को देखकर उस्मान कार भगाने लगा। कई लोगों को कुचलकर उस्मान फरार होने की फिराक में था। हादसे के बाद वो अलग अलग रास्तों से कार भगा रहा था, लेकिन उसकी कार एक तंग गली में फंस गई तो कार के साथ वो पकड़ा गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर आरोपी का मेडिकल कराया तो पता चला कि वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। गुस्साए लोगों ने कल रात उस्मान की कार में तोड़फोड़ की और आज जयपुर की सड़कों पर भारी प्रदर्शन किया है। हादसे में मारे गए लोगों के लिए 50 लाख मुआवजे की मांग की गई है और आरोपी उस्मान को फांसी दिए जाने तक की मांग हो रही है। सरकार ने पीड़ित परिवार को नौकरी देने का ऐलान किया है। पुलिस ने उस्मान के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली। वहीं पुलिस के साथ फॉरेंसिक टीम भी मामले की जांच में जुटी है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा चश्मदीद जो उस वक्त वहां मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं और पुलिस क्या कह रही है। में से 5 जनों की लगी है, जिसमें 3 जनों की बहुत ज्यादा लगी है। वो 2 लड़कियां तो उनके पाँव में फ्रैक्चर हो गया, पीछे कितनी बड़ी बड़ी लड़कियां थी माता जी? एक 10th में पढ़ती है, एक 8th में पढ़ती है। देखा नहीं जा रहा, वो बेहोश पड़ी है, अभी हालत खराब है उनकी। एक मेरा बच्चा है, वो हमारे घर पे ही काम करता है, वो भी सुनार है, उसकी भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। वो ऐसे कमर में लगी है, उसके हाथ के लगी है। क्या हुआ था बताइए? थाने के बाहर हम खड़े थे, नालगढ़ थाने के बगल से गाड़ी आई, एक एक्टिवा वाले लड़के जा रहे थे, उनके प्लानिंग से टक्कर मार देने, ऐसे दौड़ा के टक्कर मारी तो लड़का बढ़िया था, इस साइड में गिर गया, बच गया। फिर अगले चौराहे पे जाके टक्कर मारी तो मारता ही। परिवार को न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हमारी मांग यही है, मृतकों को 1.5 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी, जो भी गंभीर रूप से घायल है उनको 50-50 लाख रुपए दिया जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा क्या, उसको तो फांसी की सजा दिया। वो घिसता हुआ स्कूटी को लेके जा रहा है, 8 लोगों को मार रहा है, जिसने पहले हमारे रोड पे एक्सीडेंट किया, जिसके 9 लोग, जिसमें 4 की सुनाई में आ रहा है, 3 तो आज तक हो चुके थे, एक अभी और हुआ है। 4 लोगों की हत्या जिस सुनाई में आ रहा है, 3 कन्फर्म है। 4 लोगों की हत्या एक तरह से सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नजर आ रहा है। देश नहीं पूरा विश्व देख रहा है इस घटना की, पूरे सब लोग निंदा कर रहे हैं। ऐसे लोग, ऐसे नमाजी लोग जो दारू को हाथ तक नहीं लगाते, वो दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं। कि हमारे द्वारा जो मुकदमा दर्ज कर लिया, एक व्यक्ति जो इसमें आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाकी लोगों की डिमांड्स हैं वो हमने ऊपर प्रशासन के पास भिजवा दी हैं और उसमें विचार विमर्श चल रहा है, जल्दी मांग पूरी हो। 70 से 100 की गाड़ी तेज चलाकर ऐसे छोटे रास्तों में इतने लोगों को जो दुर्घटनाग्रस्त किया, ये दुखद है। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए और मैं मानता हूं कि कोई जानबूझकर ऐसा काम किया उस व्यक्ति ने, कांग्रेस का वो पदाधिकारी है और उस्मान हसन नाम का वो व्यक्ति जिसने मेरे को लगता है जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा है और हमारे लोगों को जिस प्रकार से दुर्घटनाग्रस्त किया है, ये सोची समझी कोई साजिश है। इससे तंग गलियों में 70-100 की गाड़ी चलाकर छोटे छोटे बच्चियों से लेके बड़े बूढ़े बुजुर्गों को जिस प्रकार से कुचला है, ये ऐसे व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। और मेरे को पूर्णतः मेरी सरकार पे विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब, बीजेपी सरकार पे विश्वास है कि जल्द से जल्द इस परिवार को उचित से उचित मुआवजा भी मिलेगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, राणा सांगा पर घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर टारगेट कर रहे हैं और जो क्षत्रिय समाज है वो अखिलेश यादव पर टारगेट कर रहा है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, लखनऊ में आज प्रदर्शन हुआ, क्षत्रिय समाज सड़कों पर उतरा और अखिलेश के सांसद से माफी की मांग की है। दूसरी तस्वीर देखिए, लखनऊ की है। क्षत्रिय समाज की मांग है कि अखिलेश के रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा का अपमान किया है और वो माफी मांगे इस अपमान के लिए। ये रेड जोन है 5 KD से, इस पे कोई नहीं, यहाँ से 10-90 से लेकर गोल तक कोई ना उड़ाई, तो उनके उस पे आ जाएगा ना, सीएम सिक्योरिटी पे आ जाए। अगर रामजीलाल सुमन जी के साथ कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे।
राणा सांगा को लेकर महासंग्राम जारी है। लखनऊ की सड़कों पर आज क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। अखिलेश यादव के खिलाफ जोरदार आवाज बुलंद की। आप जो जिस तरह के देशद्रोही मानसिकता से ग्रसित अखिलेश यादव, उनको जवाब देने के लिए 36 कौम की बिरादरी लखनऊ 10 नंबर चौराहे पे उनकी औकात दिखाने के लिए खड़ी है। हमारा केवल टारगेट, हमारा केवल दुश्मन केवल रामजी लाल सुमन है, जिसने महाराणा सांगा के ऊपर बयान दिया। राजस्थान से लेकर यूपी तक रामजी लाल सुमन के खिलाफ आक्रोश दिख रहा है। अखिलेश यादव इसके लिए सीएम योगी पर सवाल उठा रहे हैं कि अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। अब देखिए, अखिलेश यादव योगी पर टारगेट कर रहे हैं, योगी पर हमलावर हैं और आज बीजेपी के नेता ने अखिलेश और उनकी पार्टी पर हमला किया। अखिलेश ने कहा अगर रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है, उन्हें अपमानित भी किया जाता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार होंगे। वो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। करणी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर में तोड़फोड़ की। सब कुछ सीएम के इशारे पर किया जा रहा है। राज्य में एक छिपी हुई भूमिगत ताकत काम कर रही है जो लोगों को निशाना बना रही है, थानों में लोगों का अपमान कर रही है, असहमति की आवाज को दबा रही है। संगीत सोम ने कहा समाजवादी पार्टी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है। अखिलेश सनातनियों को लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। राणा सांगा को लेकर इसलिए विवादित बयान दिया गया। ऐसी कोई भी साजिश सफल नहीं होगी। रामजी लाल सुमन को लेकर अगर समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करेगी तो सपाइयों को सड़कों पर पीटा जाएगा। सपा नेताओं की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सुनिए जरा अखिलेश यादव को और संगीत सोम को। कि अगर रामजी या सुमन जी के साथ कोई घटना होती है या समाजवादी पार्टी के नेता के ऊपर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं, मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस संगठन पे हाथ रखे हुए हैं। जितने भी लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं जाति कनेक्शन भी उन्हीं का उनसे दिखाई देता है। क्योंकि पकड़े कौन? करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। किस बात का सड़कों पर आंदोलन करेंगे रामगोपाल यादव? वो करके देखें, इस सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं है। और आइए इस घमासान से निकलकर आपको लिए चलते हैं एक और घमासान जो नेपाल में पिछले कई दिनों से जारी है। नेपाल में फिर बवाल हो गया है। राजशाही की वापसी को लेकर आज फिर आंदोलन हुआ, आज फिर प्रदर्शन हुआ कि राजा को वापस लेकर आओ। ये देख रहे हैं नेपाल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे थे राजशाही की मांग को लेकर। और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की थी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों पर। उस मैदान में जहां प्रदर्शनकारी पहुंच रहे थे वहां सरकार ने फोर्स तैनात की थी। जो प्रदर्शनकारी उपद्रव मचाने की कोशिश कर रहे थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। नेपाल में फिर बड़ा बवाल मचा है। सड़कों पर लाखों लोग उतर गए। पहले नारेबाजी की, फिर भारी प्रदर्शन और हंगामा करने लगे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस फोर्स ने रोका तो बवाल शुरू हो गया। लगने लगा कि कहीं फिर न जल उठे नेपाल। पिछले हफ्ते भी ऐसे ही प्रदर्शन से नेपाल सुलग उठा था। कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा था। सैकड़ों की गिरफ्तारी हुई।
नेपाल की सरकार और पुलिस मान रही थी कि हंगामा थम गया है, लेकिन राजशाही के लिए शुरू हुई जंग की चिंगारी फिर भड़क उठी है। हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर लाखों लोग आर पार की लड़ाई में उतर आए हैं। हम संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष को आसानी से अच्छे से हमने अपने आंखों के सामने से महसूस कर चुके हैं। ये लोग इस राष्ट्र धर्म का संरक्षण कर नहीं पाएंगे। नेपाल नहीं रहेगा, विश्व नहीं रहेगा। राजा चाहिए, राजा सबको साझा होता है। कांग्रेसवादी भाव हमारे ये क्रिश्चियन का दलाली है, इनको देश से लखटना चाहिए। वो बौखलाए हुए हैं सरकार यहाँ का, हम लोग से बौखलाए हुए हैं कि कब में लगे राजा को ले आकर रख दे। राजा के आने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? बहुत बदलेगा, बहुत बदलेगा। पूरा भ्रष्टाचारी से ही लदा हुआ है। राजा जब ही आएंगे भ्रष्टाचारी से हम लोग को मुक्त करेंगे। राजा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, नहीं तो नेता सब बेच देगा। हाँ, ये जो कांग्रेस से माले के नेता माओवादी सब है ना, वो सब बेच देगा। इस सबको कितना भी संपत्ति से नहीं घटने खुलने वाला है। कमजोर पड़ चुकी है और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के आंदोलन से डर चुकी है। हमारे आंदोलन को दबाने की प्रयास कर रहा है, लेकिन ये नेपाली जनता का आंदोलन है। ये कोई आज की एक और खबर है, अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उसकी डिग्री जरूर जांच लें। फर्जी डॉक्टर ने कई लोगों की जान ले ली है। पिछले कई दिनों से डॉक्टर डेथ के बारे में आप सुन रहे होंगे। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की जान ले ली है, जिसके बारे में जानकारी है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये वो 4 मरीज जो इस डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन इनकी जान नहीं बचा सका डॉक्टर, और उसके बाद इनकी मौत हो गई। अगली तस्वीर देखिए, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। यह फर्जी डॉक्टर था, डिग्रियां फर्जी थी, लेकिन सोचिए दिल का डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था और एक के बाद एक आधा दर्जन जान ले ली है। अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद पुलिस इसे लेकर पहुंची है, गिरफ्तारी के बाद कोर्ट लेकर पहुंची है। कोर्ट जब पहुंचे तो लोगों में वहां गुस्सा था इसके खिलाफ। डॉक्टर ने यहाँ पर आरोप लगा फेक डॉक्यूमेंट के, क्या कहेंगे? और देखिए वकीलों ने इसके ऊपर मारपीट की है, क्योंकि 7 से ज्यादा जाने ले चुका था। कोर्ट में इसकी पिटाई की वकीलों ने। अब आइए आपको बताऊं पता कैसे चला। जो सालों से ऑपरेशन कर रहा था, यह कैसे पता चला कि यह डॉक्टर तो फर्जी है। दमोह के अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय फर्जीवाड़ा सामने आया। यह लंदन के डॉक्टर के नाम से फर्जी डॉक्टर था जो ऑपरेशन कर रहा था, बता रहा था लंदन वाला डॉक्टर हूं मैं। सिर्फ 43 दिनों में दिल के 15 मरीजों का ऑपरेशन कर दिया इसने। आरोप है कि इन सभी 15 ऑपरेशन में 7 मरीजों की मौत हो गई। 7 मरीजों की मौत हुई तो मध्य प्रदेश में हंगामा खड़ा हो गया। मामला मध्य प्रदेश से लंदन के असली डॉक्टर तक पहुंच गया, जिसके नाम से फर्जीवाड़ा कर रहा था। लंदन के डॉक्टर ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दमोह में उनका नाम से फर्जी डॉक्टर का खुलासा कर दिया। फर्जी डॉक्टर ने 1 जनवरी को मिशन अस्पताल ज्वाइन किया और 12 फरवरी तक 7 मरीजों को ऑपरेशन करके मार डाला। इसके बाद से फर्जी डॉक्टर मिशन अस्पताल से गायब हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो आरोपी डॉक्टर पर केस दर्ज हुआ। एसपी कलेक्टर ने फोन किया तो डॉक्टर ने कहा मैं तो विदेश में हूं। मोबाइल को सर्विलांस में लगाया तो इसकी लोकेशन प्रयागराज मिली। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को कल प्रयागराज से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आज दमोह के कोर्ट में इसे पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा है। अब फर्जी डॉक्टर से अगले 5 दिन तक पुलिस पूछताछ करेगी। फिलहाल फर्जी डॉक्टर अभी दमोह पुलिस की कस्टडी में है। आइए सुनवा रहा हूं आपको, सुनिए जरा सरकारी वकील क्या कह रहे हैं। और आरोपी के विरुद्ध में ये मामला थाना कोतवाली में दर्ज हुआ है। इसके संबंध में विवेचना जारी है। आरोपी द्वारा जो डिग्रियां बताई गई हैं उस पर पूरा संदेह है कि ये फर्जी हैं। किसी अन्य विदेशी डॉक्टर के नाम से भी एक डिग्री बताई गई है जो भी फर्जी होने का पूर्ण संदेह है।
और उसमें पुलिस द्वारा जांच विवेचना की जाने के लिए 5 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है, जो माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया है। आरोपी के संबंध में विवेचना जारी है और अतिरिक्त यदि कोई आवश्यकता पड़ती है पुलिस विवेचना में तो इसके लिए पुलिस रिमांड की और आवश्यकता मांग की जा सकती है। पुलिस अगली ये 13 तारीख तक की रिमांड मांगी गई है जो स्वीकृत है। फर्जी डॉक्टर के खिलाफ जो भी घटना सबकी जानकारी में है, हमारी सरकार उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कर रही है। हमारी सरकार की अपनी एक साख बनी है। मैंने इस बारे में निर्देश दिए कि ऐसे और भी कहीं कोई हो तो हेल्थ डिपार्टमेंट उनके बारे में कठोर कार्रवाई करे। और आइए आपको दिखाऊं इस डॉक्टर के बारे में। इस डॉक्टर का जो फर्जीवाड़ा था वो कैसे खुलकर सामने आया है। डॉक्टर दरअसल कैसे लाखों रुपए लेकर मौज कर रहा था। लंदन का फर्जी डॉक्टर खुद को बैठाकर 8 लाख सैलरी और होटल में मौज। फर्जी डॉक्टर का असली नाम है नरेंद्र विक्रमादित्य यादव। नरेंद्र विक्रमादित्य उत्तर प्रदेश के कानपुर का रहने वाला है। इसके पास 2006 में एमबीबीएस की एक डिग्री है जो कि आंध्र प्रदेश के एक मेडिकल कॉलेज की है। हालांकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर महिला के नाम पर है। एमडी और कार्डियोलॉजिस्ट की 3 डिग्री भी मिली है। इन सभी डिग्री पर किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं है, यानी डॉक्टर की सभी डिग्रियां फर्जी होने की आशंका है। दावा है कि विक्रमादित्य 18 सालों से फर्जीवाड़ा कर रहा है। उसने ब्लॉग में खुद लिखा है कि 15,000 ऑपरेशन किए। दस्तावेजों में फर्जी डॉक्टर ने नाम नरेंद्र जॉन केम लिखा है। इसी नाम से दमोह अस्पताल में 8 लाख की नौकरी मिली। विदेशी डॉक्टर के आने से मरीजों की लाइन लगने लगी। मोटी सैलरी के साथ अस्पताल के पैसों पर ऐश करता था। जनवरी में ज्वाइनिंग के बाद से वो लग्जरी होटल में रह रहा था। होटल के खर्च का भुगतान भी अस्पताल की तरफ से हो रहा था। दमोह से पहले डॉक्टर अपोलो अस्पताल में नौकरी करता था और फिलहाल अपोलो अस्पताल को भी नोटिस जारी किया गया है। फर्जी डॉक्टर के मामले में अभी दमोह पुलिस जांच कर रही है। और आइए और अब बात करते हैं आज के सूत्र की। ज्ञान और बुद्धि के सही इस्तेमाल से आप बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हैं। जिंदगी का यह सूत्र दिया था आचार्य चाणक्य ने। चाणक्य का जन्म आज से 2300 साल पहले बिहार में हुआ था। आचार्य चाणक्य का जीवन बहुत मुश्किल और रहस्यों से भरा था। जब वो छोटे थे तो मगध के राजा धनानंद ने उनके पिता को मृत्युदंड दिया था। चाणक्य ने तभी प्रतिज्ञा की थी कि मगध को धनानंद के आतंक से मुक्त कराएंगे। इसके लिए ज्ञान और नीति को उन्होंने अपना हथियार बनाया। चाणक्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति और युद्ध नीति की बारीकी सिखाई। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर धनानंद और नंद वंश को उखाड़ फेंका। चाणक्य नीति सदियों से जिंदगी और कामयाबी का अहम सूत्र बना है। चाणक्य का एक सूत्र है, शिक्षा मनुष्य की सबसे अच्छी और सच्ची दोस्त है, क्योंकि सुंदरता और जवानी एक दिन छोड़कर चली जाएगी। ज्ञान से आप जिंदगी की सभी जंग जीत सकते हैं और यह हमेशा आपके साथ भी रहता है। बहरहाल यह भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है।